आवासीय कक्षा में आप सभी छात्रों का अभिवादन है। मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम शुक्र नीति में बताए गए मंत्री के दायित्व, उसकी आवश्यकता, मंत्रियों की संख्या इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात शुक्र के अनुसार मंत्री परिषद कैसा होना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों है और मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए, मंत्री परिषद के कर्तव्य क्या होने चाहिए, मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शुक्राचार्य के अनुसार मंत्री परिषद क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों देखिए, कोई भी राजा या शासक कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही क्षमतावान क्यों ना हो, वह राज्य के संबंध में जो भी कार्य हैं उनका निर्वहन अकेला नहीं कर सकता। इसलिए उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता शुक्र बताते हैं और जिसका उल्लेख उन्होंने शुक्र नीति में किया है। तो सबसे पहले बात आती है आवश्यकता की। तो शुक्र कहते हैं कि मंत्री को राज्य के सब अंगों में सम्मिलित किया गया है। शुक्र ने राजा के लिए सहायों की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य छोटे से छोटा कार्य भी बिना सहायकों के बड़ी कठिनाई से कर पाता है। ऐसी स्थिति में अति महान कार्य अर्थात राज्य की व्यवस्था का संचालन बिना सहयोगियों के कर पाना बहुत ही दुष्कर होगा। राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए शुक्र कहता है कि युवराज राजा की वाम भुजा होता है और मंत्रियों का समूह राजा के नेत्र तथा कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा बाहु, आंख और कान से हीन होता है। मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इस संबंध में हिंदू पॉलिटी के लेखक जायसवाल ने लिखा है कि जब शुक्र नीति लिखी गई थी तब मंत्रियों की संख्या 8 निश्चित की गई और शुक्र के अनुसार भी राजा के 8 मंत्री होने चाहिए। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राग विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियां बतलाया गया है। शुक्र ने पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है तथा 8 मंत्रियों और पुरोहित के अतिरिक्त एक अन्य पदाधिकारी दूत की कल्पना की गई है। वास्तव में शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी है, अर्थात 8 मंत्री, पुरोहित और दूत। कार्य और अकार्य का प्रतिज्ञाता जो हो उसे प्रतिनिधि कहा है। राजा के समस्त कार्यों का जो दृष्टा हो उसे प्रधान कहते हैं, जो सेना का ज्ञाता हो उसे सचिव कहते हैं और जो नीति बनाने में कुशल हो उसे मंत्री कहते हैं। जो धर्म शास्त्र का ज्ञाता हो उसे पंडित कहते हैं। जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो उसे प्राग विभाग कहते हैं। देश काल के ज्ञाता को अमात्य कहते हैं और जो आय व्यय का ज्ञाता हो उसे सुमंत्र कहते हैं। शुक्र के अनुसार ये जो 8 मंत्री हैं, इन्हीं के परामर्श से राजा को कार्य करना चाहिए। अब मंत्रियों की योग्यता के संबंध में शुक्र के क्या विचार हैं, तो वो कहते हैं कि रामायण, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात कही गई है और वो भी इसी विचार परंपरा को आगे बढ़ाता है और कहते हैं कि मंत्रियों के उच्च कुलोत्पन्न होने का समर्थन करता हूँ। इसी विचार को अपनाते हुए शुक्र नीति में वो आगे कहते हैं कि मंत्री परिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रियों और क्षत्रियों के न मिलने पर वैश्यों की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु शूद्र की नियुक्ति उक्त पदों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। परंतु शुक्र नीति में ही एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि वर्ण की उच्चता का विचार राजनीति में न करके विवाह एवं भोजन के समय करना चाहिए। और एक दूसरे स्थान पर भी वो लिखते हैं कि जैसे सोने को तपाकर उसकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्म, गुण, शील और कुलादि से उच्च अधिकारियों की परीक्षा की जानी चाहिए। और इन बातों से ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि जो आचार्य शुक्र थे वो वर्ण की उच्चता की अनिवार्यता के कट्टर समर्थक नहीं थे। शुक्र नीति में मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए
किसी भी व्यक्ति का उत्तम आचरण युक्त होना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गुणवान, शूरवीर, प्रियवादी, हितोपदेशक, क्लेश सहन करने में तत्पर, धर्मात्मा, पवित्रता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार के श्रेष्ठ योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कुमार्गगामी राजा को भी सन्मार्ग पर लाने में सक्षम व सफल हो सकते हैं। अब बात आती है कि शुक्र के जो मंत्री हैं उनके कर्तव्य और दायित्व क्या हैं। तो इस संबंध में शुक्र नीति में लिखा है कि राजा इन सहायों अर्थात मंत्रियों की भूमिका, राजा के लिए इन मंत्रियों की या सहायों की भूमिका कैसी होगी, परामर्शदाता की होगी। और मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वे राजा को निर्भीकता पूर्वक उचित परामर्श दें। उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वे राजा को प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार का परामर्श दे सके। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग तथा प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। मंत्रियों को चाहिए कि जैसे भी हो सके वे राजा को बुद्धि और उद्योग से जागरूक रखें। ये मंत्री राजा के सुहृद अर्थात मित्र होते हैं और वे गुरु भी हैं। राग और मान मद से अंधे हुए तथा शत्रु संकट में पड़े हुए राजा के लिए मंत्री का परामर्श और चेष्टा ही सहारा होता है। राजा के लिए उचित है कि वह मंत्री जन के वचनों को ध्यान से सुने और उचित महत्व दे। शुक्र का विचार है कि राजा को मंत्रियों से तो मंत्रणा करनी ही है, किंतु उनके अतिरिक्त राजा को युवराज, अपने मित्रों और सगे संबंधियों से भी परामर्श लेना चाहिए। मंत्रियों के दायित्व के उपयुक्त उल्लेख के बाद शुक्र ने विभिन्न मंत्रियों के दायित्व की अलग से भी विवेचना की है, विस्तृत विवेचना की है उन्होंने, और सबके अपने अपने दायित्व निर्धारित किए हैं। शुक्र ने मंत्री को समस्त राज के कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी मानता है। विभिन्न व्यक्तियों और स्थितियों के प्रसंग में साम दाम, भेद और दंड, इनमें से किस नीति को किस सीमा तक अपनाना होगा, मंत्री इस संबंध में राजा को परामर्श दे और अपनाए जाने वाली नीति के परिणाम के विषय में भी चिंतन करे कि जो भी नीति अपनाई जा रही है क्या उसका प्रभाव जनता पर सकारात्मक पड़ेगा, क्या उससे राज्य को लाभ होगा। तो इस चीज का चिंतन और मनन राज्य द्वारा नीति लागू किए जाने से पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए। प्राग विभाग के दायित्व प्रमुखतः न्यायिक प्रकृति के माने गए हैं। प्राग विभाग को सभा में उपस्थित होकर और अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर प्रमाणों, प्रत्यक्ष अनुमान, दृष्टांत और लोकशास्त्र आदि के आधार पर मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। पंडित का दायित्व है कि वह प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करे तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को विनियमित करे। सुमंत्र की स्थिति राजा के वित्त मंत्री के समान है। उसका दायित्व है कि वह वर्ष की जो भी आय व्यय है तथा स्थावर और जंगम संपत्ति का जो विवरण है वो राजा के सामने रखे। शुक्र ने अमात्य को शासन के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना है। उसे सौंपे गए दायित्वों की लंबी सूची दी गई है। राज्य में नगरों, ग्रामों व वनों की संख्या की जानकारी उसे रखनी है। राज्य की कुल कृषि भूमि की मात्रा कितनी है तथा उसमें क्या क्या उत्पादन किया जा रहा है, इसका लेखा जोखा भी अमात्य करेगा। बिना जोती हुई भूमि की मात्रा का अनुमान भी उसको लगाना है। प्रत्येक वर्ष शुल्क और दंड के रूप में क्या प्राप्त किया गया है, तो इस राशि का लेखा जोखा भी वही रखेगा। बिना जोती गई भूमि में वृक्षों व अन्य वनस्पतियों की स्थिति का सर्वेक्षण भी उसे कराना होगा। यानी भूमि से संबंधित जो भी कार्य हैं, रेवेन्यू से संबंधित जो भी कार्य हैं, वह अमात्य करेगा। वनों से होने वाली आय व खनिज संपदा का विवरण एकत्रित करना भी अमात्य का कार्य होगा तथा लावारिस धन और संपत्ति के संबंध में उसे पर्याप्त सूचना होनी चाहिए। इन सब के अलावा सर्व प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित के दायित्वों की विवेचना की गई है। पुरोहित का दायित्व है राजा के आचरण के नैतिक पक्ष पर सतर्कता के साथ नियंत्रण रखना। पुरोहित शासक के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करेगा। जब कभी धर्म और अधर्म के बीच निर्णय का कोई प्रश्न उपस्थित हो तब इस संबंध में राजा को उचित परामर्श देना पुरोहित का दायित्व है, कर्तव्य है।
मंत्रिपरिषद और मंत्रणा की कार्यप्रणाली कैसी होगी, इस संबंध में भी शुक्र नीति में व्यापक तौर पर विस्तृत तौर पर चर्चा की गई है। सबसे पहले प्रत्येक विभाग से संबंधित विचारणीय प्रश्न उस विभाग के अध्यक्ष या विभाग के मंत्री के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और विभाग के मंत्री द्वारा उस विषय पर राजा के साथ परामर्श करते हुए निर्णय किया जाता है। राजा अपनी ओर से किन्हीं भी विषयों पर मंत्रियों से परामर्श मांग सकता है। शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि राजा मंत्रियों का मत युक्ति सहित अलग अलग लिखित रूप में मांगे और फिर उस पर अपनी बुद्धि से विचार कर निर्णय ले। यह बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है कि जिस बात पर निर्णय लेना है उस विषय पर सभी मंत्रियों से अलग अलग लिखित में राय मांग ले, फिर उसका गहराई से राजा अध्ययन करे और तत्पश्चात अंतिम निर्णय शासक या राजा के द्वारा लिया जाए। और इसमें उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये होगा कि वो भावना में ना बहे बल्कि तर्क और बुद्धि के आधार पर निर्णय ले, ताकि राज्य का हित हो, प्रजा का हित हो। राजा को मंत्रियों के बहुमत का आदर करते हुए उसे क्रियान्वित भी करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी किसी विषय के ऊपर है तो उस विषय को राजा को मंजूरी दे देनी चाहिए। डॉक्टर जायसवाल लिखते हैं कि शुक्र के विचार में मंत्रिपरिषद के संकल्पों को उच्च स्थिति प्राप्त थी और सामान्यतया राजा ऐसे किसी संकल्प की आलोचना नहीं कर सकता था। राजा सामंत, भृत्य, राष्ट्रपाल आदि को काम करने की जो आज्ञा दे उसे शुक्र नीति में आज्ञा पत्र का नाम दिया गया है। राजा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्यों और अन्य पूज्य व्यक्तियों को कार्य करने की जो प्रेरणा दे उसे प्रज्ञापन पत्र का नाम दिया गया है। शुक्र ने यह विस्तार पूर्वक बताया है कि राजा की आज्ञा पत्र किस प्रकार लिखे जाएं तथा तैयार हों। मंत्री, प्राग विभाग, पंडित और दूत यह आज्ञा पत्र के लेखों को स्पष्ट भाषा में और सुंदर तरीके से लिखे। लेख अच्छी प्रकार से लिखा गया है, यह बात प्रथम अमात्य लिखे। उसके बाद सुमंत्र लिखे कि यह लेख भली प्रकार विचार कर लिखा गया है। फिर प्रधान लिखे कि यह सत्य और यथार्थ है। प्रतिनिधि उस पर मोहर लगावे कि यह पत्र सबको मानना चाहिए। युवराज उस पर यह लिख कर दे दे कि यह अवश्य माननीय है। यह लेख हमें भी अभिमत है। इस प्रकार की सम्मति पुरोहित उस लेख पत्र पर दे। ये सभी लोग लेख पत्र पर अपने अपने नाम की मुहर लगावें। इन सब के पश्चात राजा भी उस पर हस्ताक्षर करे कि हमने भी इसे स्वीकार कर लिया है। सबसे अंत में राजा ही करेगा कि ये विषय के ऊपर जो बात रखी गई है ये उसे स्वीकार है और इसे माना जाना चाहिए। शुक्र नीति के शब्दों में राजा के हस्ताक्षर तथा मुहर के बाद लेख पत्र ही राजा है, न कि राजा स्वयं। जो लेख पत्र जारी कर दिया जाता है सहमति के बाद, हस्ताक्षर के बाद, तो वही लेख पत्र क्या बन जाता है, स्वयं राजा बन जाता है। इस प्रकार शुक्र ने राजा तथा आज्ञा पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया बतलाई है वह व्यापक विचार विमर्श तथा सहमति पर आधारित है तथा राजा द्वारा मनमाना आचरण करने की कोई आशंका नहीं रहती है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के कर्तव्य तथा दायित्व के संबंध में उन्होंने बड़े व्यापक तौर पर चर्चा की है और उनकी योग्यता के बारे में भी बताया है। और एक और बात भी बताते हैं कि जो मंत्री बनाए जाएं दोस्तों वो बिल्कुल ही उत्तम आचरण के हों, वो गुणवान हों, सूरवीर हों, प्रियवादी हों, हितोपदेशक हो और क्लेश सहने में तत्पर हों, धर्मात्मा हों, पवित्रता उनमें होनी चाहिए, उनमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और इस प्रकार की जो श्रेष्ठ योग्यता किसी भी व्यक्ति में है तो उसी को मंत्री बनाना चाहिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाना चाहिए। उत्तम गुणों से कोई युक्त होगा व्यक्ति तो निश्चित तौर पर वो राज्य हित में होगा और वह कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा जो प्रजा का अहित करता हो या राज्य के लिए किसी प्रकार से कष्टदायक हो या राज्य के लिए हानि का काम करे। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद
के सदस्यों के चयन में राजा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक श्रेष्ठ मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जा सके और इसी के माध्यम से एक बेहतरीन कार्य भी किया जा सकता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।